नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष और अविभाजित मध्य प्रदेश के वरिष्ठ कांग्रेस नेता डॉक्टर चरणदास महंत के बारे में। दरअसल डॉक्टर चरणदास महंत इसलिए चर्चाओं में क्योंकि उन्होंने पिछले दिनों राज्यसभा के बारे में कहा कि उनकी अंतिम इच्छा है कि वो एक बार राज्यसभा के लिए चुने जाएं। फिलहाल चरणदास महंत छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में शामिल हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जहाँ तक बात करें तो वे ऐसे नेताओं में गिने जाते हैं जो प्रतिपक्ष और सत्तापक्ष दोनों के साथ जिनका समन्वय जबरदस्त रहता है। तालमेल के मामले में उनका कोई सानी नहीं है। व्यवहार की जहाँ तक बात करें तो चरणदास महंत बहुत सुलझे हुए व्यवहार के लीडर माने जाते हैं। जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को बहुमत मिला तब उनके नाम भी चले थे मुख्यमंत्री पद के लिए, लेकिन भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के साथ एक तरह से मुकाबला हुआ और उसमें भूपेश बघेल सीएम बने और विधानसभा अध्यक्ष के लिए चरणदास महंत का नाम तय हुआ। अब 3.5 साल बाद उनकी इच्छा है कि वे राज्यसभा के लिए चुने जाएं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में राज्यसभा का चुनाव होना है। कांग्रेस से 3 और भाजपा के 2 राज्यसभा सदस्य फिलहाल वहां से छत्तीसगढ़ से हैं। जून 2022 में 2 सांसदों का कार्यकाल पूरा हो जाएगा। इस बारे में कहा जाता है कि एक सांसद कांग्रेस हाईकमान की तरफ से जाएगा या उनका नाम होगा और दूसरा जो नाम होगा वो छत्तीसगढ़ कांग्रेस तय करेगी। तो ये मुद्दा महत्वपूर्ण होने के साथ साथ भावनात्मक भी है, क्योंकि चरणदास महंत उन वरिष्ठतम नेताओं में शामिल है कांग्रेस के जिनको प्रतिपक्ष और सत्ता दोनों की तरफ से बराबर का विश्वास हासिल है। इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ चर्चा में रहेंगे कांग्रेस के प्रवक्ता, युवा कांग्रेस के प्रवक्ता सत्यप्रकाश सिंह, वरिष्ठ राजनीतिक विशेषज्ञ डॉक्टर अजय चंद्राकर और भाजपा की प्रवक्ता किरण बघेल जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अजय जी, डॉक्टर चरणदास महंत की जो अंतिम इच्छा उन्होंने जताई है, मुझे लगता है कि ये पॉलिटिकल कम है, भावनात्मक ज़्यादा है। क्योंकि जिस ढंग से कांग्रेस चल रही है छत्तीसगढ़ में या देश भर में जो कांग्रेस का स्वरूप बन रहा है, उसमें बुजुर्ग होते नेताओं के लिए मुझे लगता है कि जगह कम है। और ऐसा सिर्फ कांग्रेस में नहीं हो रहा, बल्कि सभी दल जो है एक नई टीम बना रहे हैं। जो युवा लोग हैं उनको मौका दे रहे हैं। हम तो देख भी रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ताओं में जो चर्चाओं में आते हैं उसमें भी कांग्रेस अपने युवा प्रवक्ताओं को ज़्यादा भेज रही है। उसमें सत्यप्रकाश सिंह की आज हम बात करेंगे। पिछले दिनों भी हमारे साथ कांग्रेस के युवा नेता और युवा प्रवक्ता डिबेट में शामिल होते हैं। तो मुझे लगता है कि इस बात को भांपते हुए चरणदास महंत जी ने शायद ये अंतिम इच्छा जताई कि उनकी आखिरी इच्छा ये है कि वो छत्तीसगढ़ की तरफ से कांग्रेस में राज्यसभा के लिए चुने जाए। इस पर आपकी राय कि इसके राजनीतिक गणित क्या है? क्या चरणदास महंत छत्तीसगढ़ कांग्रेस में जो राजनीति चल रही है उससे क्षुब्ध हैं या वो चाहते हैं कि अब यहां से निकलकर वो दिल्ली की राजनीति करें? पहले आपकी राय। आदरणीय राघवन जी, डॉक्टर चरणदास महंत जी जो स्टेटमेंट दिए हैं, लेकिन यह तो मानना पड़ेगा कि ही इज वेरी गुड कोऑर्डिनेटर। बहुत अच्छे कोऑर्डिनेटर के रूप में वो रहे, चाहे जब सत्ता में रहे चाहे विपक्ष में रहे। वो केंद्र की भी राजनीति में रहे, जो आप बतलाए कि अविभाजित मध्य प्रदेश की भी राजनीति में रहे और छत्तीसगढ़ की भी राजनीति में। लेकिन जब 15 साल तक डॉक्टर रमन सिंह जी यहाँ सत्ता में थे तो कांग्रेस एनी हाउ चुनाव जीतना चाहती थी और इस दरमियान वो अपने वरिष्ठ से वरिष्ठतम सदस्यों को विधानसभा चुनाव लड़वाई और जिसका परफॉर्मेंस निश्चित रूप से दिखा। और चारों सीएम के दावेदार थे। उस समय जिन अलग अलग जोन में अलग अलग क्षेत्रों में कहा जाता था कि इस क्षेत्र के हैं तो चरणदास महंत जी हैं, दुर्ग भिलाई तरफ से हैं तो डॉक्टर भूपेश बघेल जी हैं, या फिर उधर सिंहदेव साहब, यह बात रही। लेकिन जहां तक एक कार्यकर्ता के रूप में एक अंतिम इच्छा को रखना, ये एक अच्छी भावनात्मक बात है। लेकिन डॉक्टर महंत जी के लिए डीमेरिट ये है कि उनकी पत्नी लोकसभा की सदस्य हैं। अब यहां पर कांग्रेस हाईकमान क्या निर्णय लेती है यह भविष्य के गर्त में ही है। लेकिन अनेक युवा कार्यकर्ता, आप जो बोले वो अक्षरता सत्य है,
उनको कांग्रेस मौका दे रही है जी। और यहाँ पर डॉक्टर महंत के लिए ठीक है वो विचार रखे हैं, लेकिन काफी प्रतिस्पर्धा में तो वो रहेंगे, लेकिन निर्णय हाईकमान को लेना है। रही बात छत्तीसगढ़ की राजनीति की, तो छत्तीसगढ़ की राजनीति में आने वाला जो विधानसभा चुनाव है उसमें भी अभी तक तो लगता है कि भूपेश बघेल जी के ही नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। तो हो सकता है महंत जी अपने इतने अच्छे राजनीतिक करियर का अंतिम पड़ाव राज्यसभा के रूप में सोच रहे हैं, लेकिन इसमें प्रतिस्पर्धा यंग लोग भी रहेंगे और चूंकि उनकी वाइफ स्वयं लोकसभा की सदस्य हैं, ये उनके लिए डीमेरिट जा सकता है। बीजेपी यहीं पर आरोप लगा सकती है कि डॉक्टर महंत की पत्नी लोकसभा में और राज्यसभा में डॉक्टर महंत जी, ये निश्चित रूप से वंशवाद को बढ़ावा देने वाली बात होगी या परिवारवाद को, यह एक विचारणीय प्रश्न रहेगा। राघवेंद्र जी बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन जैसा डॉक्टर महंत के सबसे अच्छे संबंध हैं, सबको मालूम है कि 1.5 साल के बाद विधानसभा के चुनाव होंगे और तब डॉक्टर महंत और सीनियर हो जाएंगे। अभी तो वो विधानसभा के अध्यक्ष हैं, हो सकता है कि कल का जब नया कार्यकाल शुरू होगा तब शायद कांग्रेस कोई नया विधानसभा का अध्यक्ष चुने। अगर बीजेपी सरकार में आएगी तो जाहिर है कि महंत जी तो अध्यक्ष नहीं होंगे विधानसभा के। मुख्यमंत्री के पद की जहां तक बात आपने साफ कर दी कि वो भूपेश बघेल के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाना है और कांग्रेस की सरकार बनती दोबारा तो फिर भूपेश बघेल ही सीएम होंगे, ऐसा हम आज बैठकर अनुमान लगा सकते हैं। कल स्थितियां क्या होंगी कुछ पता नहीं। लेकिन एक बात और है चंद्राकर जी, मैं एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं आपके पास। यह भी कहा जा रहा है कि एक प्रत्याशी कांग्रेस हाईकमान का होगा और भूपेश बघेल ने ऑफर किया प्रियंका गांधी के लिए कि प्रियंका गांधी वाड्रा छत्तीसगढ़ से राज्यसभा के लिए चुनी जाए। तो राज्यसभा के लिए अगर वो चुनी जाती हैं तो फिर एक लोकल का रह जाएगा। अब वो लोकल में जो आपने कहा गणित कि उनकी पत्नी महंत जी की पत्नी भी सांसद हैं, ऐसे में पति पत्नी कैसे एक लोकसभा और एक राज्यसभा, ये एक पैच है जिसको सुलझाना पड़ेगा, जिसको निकालना पड़ेगा। मैं लौटूंगा आपके पास। किरण बघेल जी, जो बात व्यक्त की है डॉक्टर चरणदास महंत ने, ये उनकी उम्र के हिसाब से, उनकी राजनीति में परिपक्वता के हिसाब से, अनुभव के हिसाब से, उस क्या आपको लगता है कि उनकी इस भावना की इज्जत की जाए, आदर किया जाए और उनको राज्यसभा में भेजने वाली बात जो उन्होंने की है उसको कांग्रेस पूरा करे? ऐसा लगता है, हालांकि आप कह सकती हैं कि ये कांग्रेस का अपना मामला है, लेकिन राजनीतिक तौर पर किसी ऐसे व्यक्ति का जो राजनीति के एक तरह से आखिरी पारी खेल रहा है, क्योंकि उम्र के लिहाज से हम मानते हैं कि वो 70 के पार तो जा रहे होंगे, तो ऐसे में चरणदास महंत की इच्छा के क्या मायने आप समझ पा रही हैं, जरूर बताएं। देखिए राघवेंद्र जी, मुझे नहीं लगता ये कोई भावनात्मक निर्णय है। जब से कांग्रेस की सरकार बनी चुनाव जीतने के बाद, हम देख रहे हैं कि 2.5 साल वाला फॉर्मूला कभी बहुत काबिज हुआ, जिससे टीएस सिंहदेव जी ने कभी इनकार नहीं किया और प्रमुखता से उन्होंने इस मुद्दे को उठाया भी है। यहाँ तक कि भूपेश सरकार के ही विधायक ने अपने ही मंत्री, अपने ही पार्टी के मंत्री के ऊपर जानलेवा हमला की भी आरोप लगाया। उस पर भी भूपेश बघेल जी ने कोई कार्रवाई नहीं की, उनका एक मौन स्वीकृति थी। तो मुझे लगता है भूपेश बघेल जी की जो वन मैन आर्मी है या एकला चलो की जो नीति है, उससे छत्तीसगढ़ के जनता ही नहीं बल्कि यहाँ के वरिष्ठ नेता, जैसे आपने कहा कि बहुत बैलेंस रहे हैं चरणदास जी और उनका सभी पार्टियों से बहुत अच्छे संबंध रहे हैं, तो जो सुचिता से अपनी राजनीति करना चाहते हैं वो कहीं ना कहीं कुंठित होकर छत्तीसगढ़ से बाहर जाना चाहते हैं। तो मुझे लगता है यही एक कारण हो सकता है उनकी इस इच्छा जाहिर करने का। चलिए किरण जी, आप बीजेपी की हैं तो आपने बहुत चतुराई से पॉलिटिकल इसका आंसर दिया है। पूछ लेते हैं सत्यप्रकाश जी, चरणदास जी की जो बात उन्होंने की है वो भावनात्मक है कि पॉलिटिकल है, या वो भूपेश बघेल के साथ अब उनकी आगे निभ नहीं पाएगी, या उनको लगता है कि अब उनके लिए छत्तीसगढ़ में कोई बहुत भविष्य नहीं बचा, इसलिए वो अब राज्यसभा में जाए, चूंकि राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, 1.5 साल के बाद विधानसभा के चुनाव है, तो वो ये भी हो सकता है कि इसके बाद 6 साल के लिए वो राज्यसभा में रहेंगे और फिर 6 साल बाद जो सीन होगा उस सीन के हिसाब से वो अपना अगला कदम तय करेंगे। क्या इसमें कोई राजनीति लगती है या ये बिल्कुल खालिस भावनात्मक मामला है, आपकी राय? देखिए, ये कोई राजनीतिक मामला नहीं है, क्योंकि ये चरणदास मांझी अभी सम्मानीय विधानसभा अध्यक्ष है हमारे छत्तीसगढ़ विधानसभा के, हमारे वरिष्ठ नेता हैं
उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की है, क्योंकि हमारी पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, हर किसी को यहाँ पे हक है अपनी बात रखने का, अपनी विचार रखने का। ये भाजपा जैसी पार्टी नहीं है कि आरएसएस ने जो बोल दिया हो गया, आप कुछ वहां बोल नहीं सकते। तो ये एक उन्होंने इच्छा जाहिर की है। ये हमारे केंद्रीय नेतृत्व, हमारे प्रदेश नेतृत्व, हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री जी, उनका विवेकाधिकार है कि उस पर क्या विचार करते हैं, मगर उन्होंने ये अपनी बात रखी है क्योंकि हमारी पार्टी में एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। आप अपनी बात रख सकते हैं, वहां विचार रख सकते हैं अपने। और जहां तक ये हमारी किरण बघेल जी जो बोल रही थी कि यहाँ सब अलग अलग है, यहाँ वैसा कुछ नहीं है बीजेपी जैसा। आप पहले अपने आप को संभालिए। रमन सिंह जी और बृजमोहन जी कहाँ जा रहे हैं, पहले अपनी पार्टी को संभालिए। यहाँ हम लोग सब एक हैं, और चरणदास महंत जी हो, बघेल जी हो, सबके नेतृत्व में यहाँ पे चुनाव लड़ेंगे और फिर से कांग्रेस सरकार बनेगी। तो पहले मैं ये उनको बोलना चाहूंगा कि पहले वो अपनी पार्टी को देखें कि रमन सिंह जी कहाँ है, आपकी सरकार कहाँ गई, मुद्दे कहाँ हैं आपके पास। और मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि इनके पास मुद्दे नहीं है, सबसे बड़ी बात यही है। तो ये इसमें भी एक मुद्दा ढूंढ लेती है, बीजेपी ढूंढ लेती है, समझ में नहीं आता है। मतलब मुद्दे की इनके पास इतनी कमी है 3.5 साल में कि वो मतलब चरणदास महंत जी ने एक इच्छा जाहिर की है जो हमारी पार्टी का एक अंदरूनी मामला है, उसमें भी इन्होंने एक राजनीतिक मुद्दा उठा लिया कि कैसे उनको कोई मुद्दा मिले, क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं। 3 साल 3.5 साल में कुछ मुद्दा तो उनके पास मिला नहीं है, कोई आंदोलन किए नहीं है, कोई धरना दिए, क्योंकि मुद्दा नहीं मिला। मगर ये हर चीज में इनको मुद्दा चाहिए। मेरे को मतलब एक हास्यास्पद स्थिति लगती है कि इनको मुद्दा ढूंढने के लिए किसी की मतलब इच्छा जाहिर करे, उसमें भी ये पॉलिटिकली मुद्दा, पॉलिटिकली गेन ढूंढने लगते हैं। ये बहुत ही मतलब अभी बीजेपी की विचित्र स्थिति है यहाँ छत्तीसगढ़ में। तो किसी भी तरह मतलब वो चाहते हैं किसी भी तरह एक मुद्दा मिले, जो कि हमारी बघेल सरकार, हमारी भूपेश बघेल सरकार, हमारी कांग्रेस सरकार को दे नहीं रही है। मैं तो सबसे पहले इनको बोलूंगा कि पहले अपना ही मुद्दा संभाले, जो ये महंगाई, बेरोजगारी जो है, जो मोदी जी ने दे रखी है, पहले वो संभाल ले। नहीं तो पता चला 2024 में आप मोदी जी एकदम साफ है। मेरा तो ये बोलना है कि पहले अपने मुद्दे को चलिए, मोदी जो बड़े मुद्दे हैं, मोदी का चुनाव तो मोदी साफ होंगे, पहले देखिए मोदी जी कहां जाएंगे ये तो 24 में तय होगा। लेकिन चंद्राकर जी, एक बात जरूर मुझे लगता है कि राजनीति में जो लोग काम कर रहे हैं उसमें कम ही लोग ऐसे हैं जो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से बच पाते हों। कई बार बड़ी सीधी सी बात होती है, लेकिन उसको भी राजनीतिक कलर देना लगता है कि ये उनकी योग्यता में शामिल है, उनकी चतुराई में शामिल है। जबकि लोग, मुझे लगता है कि आम आदमी इसको कम पसंद करता है। अगर कोई सीधी बात करे तो उसको लोग ज़्यादा पसंद करते हैं बजाय आरोप प्रत्यारोप में उलझने के। तो मेरा दोनों साथियों से आग्रह है कि आप राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप लगाएं, लेकिन कभी जब कोई आदमी अंतिम इच्छा व्यक्त करे तो हमें उसी गंभीरता से लेने की जरूरत है। राजनीतिक आरोप लगाने के बहुत सारे मौके आते हैं। खैरागढ़ उपचुनाव आपका अभी हुआ है, 16 को रिजल्ट आने हैं, खूब लगाइए आरोप, लेकिन किसी सीनियर लीडर के बारे में जब वो अपनी अंतिम इच्छा व्यक्त कर रहा हो, क्योंकि शब्दों की महिमा है। अंतिम इच्छा व्यक्त करने का मतलब है कि वो अपने जीवन की आखिरी इच्छा व्यक्त कर रहे हैं, तो उसमें आरोप प्रत्यारोप के बजाय उस व्यक्ति के बारे में आप बात करें कि वो व्यक्ति कितने साफ सुथरे हैं, नहीं है, उनकी क्या योग्यता है, क्या योग्यता नहीं है, कितना वो राजनीति में समन्वय बनाकर चलते हैं बीजेपी कांग्रेस। क्योंकि राजनीति का मतलब दुश्मनी नहीं होता है। लोकतंत्र का मतलब ऐसा नहीं कि बीजेपी कांग्रेस, सपा बसपा वामपंथी आपस में शत्रु हैं। आप नीतिगत विरोध करें, लेकिन पर्सनली जब किसी पे आके अटैक करते हैं तो हमें लगता है कि फिर जो राजनीति की नई पीढ़ी है वो थोड़ी सी भटकती हुई दिखती है। खैर, ये अलग विषय, किसी दिन और इस पर बात करेंगे। अभी चंद्रकर जी, सवाल ये कि जैसा आपको लग रहा है, जैसा हम भी सोच रहे हैं, क्या ये उनका भावनात्मक दाव है? क्योंकि किरण जी ने कहा कि इसमें कोई भावनात्मक चीज नहीं है। अंतिम इच्छा जोड़ने के बाद भी अगर वो भावनात्मक नहीं लगता है तो फिर संवेदनाओं पर भी सवाल खड़े होंगे। आपकी राय कि डॉक्टर चरणदास महंत, जो आपके राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष भी हैं, उनका राजनीतिक व्यक्तित्व किस तरह का है? वो प्लस में है, माइनस में है, गुटबाजी करते हैं, पार्टी को नुकसान पहुंचाते हैं, प्रतिपक्ष को तनाव देते हैं, किस तरह का उनका व्यक्तित्व विधानसभा में अध्यक्ष के रूप में रहा है 3.5 साल का कार्यकाल? चंद्रकर जी। आदरणीय राघवन जी, डॉक्टर चरणदास महंत जी जब अपनी अंतिम इच्छा एक कांग्रेस के सिपाही के रूप में व्यक्त किए हैं, तो इसके पीछे बहुत ही लंबा इनका स्वयं का राजनीतिक करियर है। और इनके पिताजी भी कांग्रेस के बहुत ही बड़े कद्दावर नेता होते थे जी। तो कांग्रेस के साथ इनका 2 पीढ़ियों का संबंध है। साथ ही साथ अनेक कार्यकर्ता इनके फॉलोअर हैं। एक ऐसा छवि, एक ऐसा व्यक्तित्व, एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी जिसमें एक नोबल सेवेज भी दिखाई देता है। वो आम लोगों की भी बात करते हैं, आदर्श की बात करते हैं। वे ऑफ लाइफ बहुत ही सरल है। सहज व्यक्तियों के साथ जो सहज और सरल सबके साथ मिलते हैं, कम्युनिकेट होते हैं। ये इनकी चरणदास महंत जी की पूंजी है। अब वो अपने राजनीतिक जीवन के अंतिम पड़ाव में अंतिम इच्छा व्यक्त किए हैं, तो निश्चित रूप से
यह स्वतंत्रता होनी चाहिए और उनका सम्मान भी होना चाहिए। लेकिन कुछ देर पहले आपका जो प्रश्न था राघवेंद्र जी, वो ये था कि एक तरफ कांग्रेस ऑफर कर रही प्रियंका गांधी जी को, तो एक दिल्ली हाईकमान से तय होगा और दूसरा क्या है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी को तय करना है। लेकिन कांग्रेस के पास में एक और संशय की स्थिति यह है कि उनके पास लिमिटेड राज्य है और वहीं से उनको राज्यसभा में अपने प्रत्याशियों को भेजना है, और राज्यसभा में हो सकता है वो एकेडमिक व्यक्ति देखते हो या फिर हो सकता है कि कुछ टेक्निकल व्यक्ति देखते हो, तो यह तो भविष्य में तय होगा। लेकिन छत्तीसगढ़ के लोग तो यही चाहेंगे कि यहाँ 2 सीट है तो दोनों सीट छत्तीसगढ़ का नागरिक हो और यहां से उनका प्रतिनिधित्व हो। तो आम उस समय भी ऐसी बात हुई थी, तुलसी जी को जिस तरह से लाया गया तो उस समय भी हाईकमान के निर्णय को माना गया, लेकिन दबे जुबान से यह बात निकली थी कि यहां पर दोनों प्रतिनिधित्व छत्तीसगढ़ से होता तो अच्छा होता। लेकिन कोई बड़ा लीडर यहां का प्रतिनिधित्व करेंगे, एक जमाने में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी असम का प्रतिनिधित्व किए थे, ऐसे अगर बड़े पर्सनालिटी आते हैं तो छत्तीसगढ़ के कांग्रेसी तो उसका स्वागत ही करेंगे। राघवन जी, बिल्कुल, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा डॉक्टर महंत के बारे में। जब वो लोकसभा में थे और अजीत जोगी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब कई बार अजीत जोगी उनको उनके संसदीय क्षेत्र में बाईपास करते थे। उनके संसदीय क्षेत्र में कई कार्यक्रम जब होते थे उसमें डॉक्टर महंत को आमंत्रण नहीं मिलता था या वो उपस्थित नहीं हो पाते थे, क्योंकि तारीख इस ढंग से तय होती थी कार्यक्रम की कि या तो चरणदास महंत लोकसभा के सत्र में व्यस्त होते थे। ये जब उनके साथ बार बार हुआ तो डॉक्टर महंत ने लोकसभा में सेंट्रल हॉल में एक बार सोनिया गांधी जी को ये बात कही। उन्होंने सोनिया गांधी से कहा सेंट्रल हॉल में कि क्या मैं आपसे सत्य बात बोल सकता हूं। ये मैं आपको वर्बेटम बता रहा हूं, जो उस समय चश्मदीद थे उन्होंने मुझे बताया था। जब चरणदास महंत ने कहा कि मैडम क्या मैं आपसे आपके सामने सत्य या सच बोल सकता हूं, तब सोनिया जी ने कहा कि डॉक्टर महंत आपको तो सच ही बोलना चाहिए। तब उन्होंने पास में बैठते हुए कहा था कि मेरे संसदीय क्षेत्र में डॉक्टर अजीत जोगी मेरी उपेक्षा करते हैं, अनदेखी करते हैं, और मेरे संसदीय क्षेत्र में जब काम होते हैं तो मुझे उसकी सूचना नहीं मिलती और वहाँ कार्यक्रम हो जाता है। ये बात जैसे ही उन्होंने कही तो मैडम ने सिर्फ सुना और कहा कि सोनिया ने कहा कि नहीं मैं देखती हूँ। इस तरह की बातचीत हुई। उसके बाद जैसा सबको पता है कि चरणदास महंत जी रात में सो जाते हैं और फिर सुबह देर से उठते हैं, देर तक सोने की आदत है और देर तक जगने की आदत है। तब बताते हैं कि चरणदास महंत के पास रात को 10-12 फोन अजीत जोगी के पहुंचे, लेकिन वो सो रहे थे तो उसको उठा नहीं पाए। तब अजीत जोगी ने उनके किसी निकटतम व्यक्ति को फ़ोन किया और कहा कि डॉक्टर चरणदास महंत से कहे मुझसे बात तो कर लें। सुबह वो जब देखते हैं कि बहुत सारे फ़ोन उनके मोबाइल पर थे, जब उन्होंने अजीत जोगी से बात की तब उन्होंने कहा कि भाई आपके क्षेत्र में कार्यक्रम है, आप कोई तारीख बता दीजिए, मैं उस कार्यक्रम को पोस्टपोन कर रहा हूँ, आगे बढ़ा रहा हूँ, जब आपकी सुविधा होगी उस तारीख में वो कार्यक्रम करूँगा मैं। तो डॉक्टर चरणदास महंत को सोनिया जी इतना मानती हैं, जैसा आपने कहा कि 2 पीढ़ियों का संबंध है कांग्रेस से, उनका खुद को भी देखें उनकी पत्नी को देखें तो ये एक गाढ़ा रिश्ता है। तो कहीं ना कहीं जो बात है कि अगर उन्होंने अंतिम इच्छा व्यक्त की है तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि हाईकमान इस पर गंभीरता से विचार करे और इस मामले में उनको थोड़ा सा प्रिविलेज दे दे कि भले ही पत्नी लोकसभा में है, वो 24 का इलेक्शन होगा, किसको टिकट मिलेगा उसके बाद नहीं मिलेगा, शायद चरणदास महंत लोकसभा में चले जाएं, ऐसा भी हो सकता है। ये सिर्फ हमारा एक अनुमान है, क्योंकि चरणदास महंत की जो प्रतिष्ठा है, जो उनका राजनीतिक करियर, उसको लेकर। किरण जी, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बहुत सारे मौके मिलेंगे, आप लगाइए, लेकिन विधानसभा का अध्यक्ष वैसे भी दोनों पक्षों की तरफ से माना जाता है कि वो विधानसभा का अध्यक्ष है, एक तरह से विधानसभा का गार्जियन है। तो आप कम से कम ऐसे मुद्दे पर आरोप प्रत्यारोप के बजाय इस पर बात करें कि चरणदास महंत क्या वाकई अपनी अंतिम इच्छा पूरी कर पाएंगे या होनी चाहिए या नहीं, इस पर आपकी राय। राघवेंद्र जी, मैं कोई आरोप नहीं लगा रही, मैं अभी कांग्रेस की राजनीतिक जो परिस्थिति है उसके ऊपर मैं बात कर रही हूँ। आप देख सकते हैं किस प्रकार धनेंद्र साहू और सत्यनारायण शर्मा जी जैसे वरिष्ठ नेता जी, योग्य नेताओं को किस तरह दरकिनारा किया गया है मंत्रिमंडल से। उसी प्रकार छत्तीसगढ़ की हितैषी बताने वाली भूपेश जी राज्यसभा की एक सीट के लिए बाहरी व्यक्ति टीएस तुलसी जी को लेके आते हैं, जो कि एक ये सीट छत्तीसगढ़ के एक हक की बात आती है। तो मैं ये कहती हूँ कि हो सकता है चरणदास महंत जी को ये लग रहा हो कि अगला कार्यकाल भी या अगला चुनाव भी भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा,
तो इससे पहले उन्हें दरकिनारा किया जाए, तो इससे पहले एक सम्मानजनक विदाई को लेकर वो एक इच्छा व्यक्त किए होंगे। मेरा यही मानना है, जितनी मेरी राजनीतिक समझ है, मुझे यही लगता है इससे पहले कि उनको कोई दरकिनारा किया जाए या ठिकाने लगाया जाए, तो एक सम्मानजनक विदाई के तौर पे एक विकल्प के तौर पे वो चुन रहे होंगे। बिल्कुल। सत्यप्रकाश जी, क्या चरणदास महंत का ये अंतिम इच्छा व्यक्त करना, वो अपनी सम्मानजनक राजनीतिक विदाई चाहते हैं इसलिए, या उनको लगता है कि अब छत्तीसगढ़ में उनके लिए काम करने के अवसर कम बचे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री वो बन नहीं पाएंगे, विधानसभा के अध्यक्ष वो बन चुके हैं, सांसद वो रह चुके हैं, अब राज्यसभा का ही मामला बचा है, उस पर वो जाने की बात कर रहे हैं? ये भी हो सकता है। इस पर आपकी बहुत संक्षेप में राय। देखिए, मैं जैसे पहले ही बोला कि चरणदास महंत जी हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने अपनी अंतिम इच्छा जाहिर की। हालांकि हम लोग, हमारे जो विचार है उनकी अंतिम इच्छा नहीं, क्योंकि हम चाहते कि बहुत लंबी पारी और खेले राजनीतिक, तो उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की है। वो हमारे प्रदेश का नेतृत्व हो, मुख्यमंत्री जी हो, केंद्रीय नेतृत्व हो, उनका विवेकाधिकार है कि किनको राज्यसभा में किनको भेजना है, किनको राज्यसभा का टिकट देना है, तो उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की है। मगर मैं सबसे पहले, अभी जो हमारी साथी बीजेपी की जो बोल रही थी कि वरिष्ठ नेताओं के हमारे यहाँ क्या, मगर मैं ये बोलना चाहूंगा कि पहले वो अपनी पार्टी में देखें कि वरिष्ठ नेताओं का क्या हश्र किया है, चाहे वो लाल कृष्ण आडवाणी जी से लेके यशवंत सिन्हा से लेके सबका वो देखे कि वहां पे क्या हश्र हुआ है। हमारे यहाँ पे सम्मान दिया जाता है, तो पहले कुछ भी बोलने से पहले अपने अंदर झांके वो कि वरिष्ठ नेताओं का क्या हश्र वहां हुआ है। ये किसी से छुपा नहीं है कि आडवाणी जी की इच्छा कितनी थी। आडवाणी जी की इच्छा आज तक पूरी नहीं हुई है, और उनका क्या हश्र है वो हम सब अभी देख रहे हैं। यशवंत सिन्हा जी का क्या हुआ सब देख रहे हैं। इधर उधर की बातें न कर, तो इसीलिए मैं बोलना चाहूंगा कि ये बता तेरा काफिला क्यों लूटा। आपके इतने वरिष्ठम नेता को इतनी जल्दी तो इधर उधर अंतिम इच्छा जाहिर करने की क्या जरूरत पड़ी? वरिष्ठम नेता तो आपके आडवाणी जी का तो सबसे पहले मोदी जी ने क्या हश्र किया वो देखिए आप। उनकी इच्छा क्या क्या थी वो सब जानते हैं, वो पब्लिक डोमेन में सब कुछ जानते हैं उनकी इच्छा क्या थी, तो वो क्या उनका हश्र हुआ है। तो इसलिए इधर उधर की बातें नहीं है, पहले आप अपने यहाँ पे देखिए कि वरिष्ठ नेताओं का क्या हुआ है, वहां के जो सीनियर नेता उनका क्या हश्र हुआ है, और आज की तारीख में भी आडवाणी जी का क्या हश्र है वो हर कोई जानता है। तो इसलिए मैं पहले बोलना चाहूंगा कि ये वो अपनी पार्टी को संभाले, और ये हमारी पार्टी का अंदरूनी मामला है। और चरणदास महंत जी हमारे बहुत सम्मानीय नेता है, सत्यप्रकाश जी, कोई इच्छा है तो उस पर हमारी वरिष्ठ जी। मेरा एक सवाल है कि आपको पता है आडवाणी जी की उम्र क्या है? जी करीब 88 या 90 के आसपास है। वो 92-93 पे चल रहा है मुझे लगता है। हाँ, 93 साल की उम्र में आदमी की अब क्या इच्छा बचेगी? और मुझे लगता है कि ये मुद्दा नहीं है आडवाणी जी पे तो आज बातचीत ये पहले से है। ये तो आज 93 ना, आज 93 साल आज है, मगर उनकी इच्छा तो 15-20 साल पहले से है। चलिए ठीक, उनकी इच्छा तो 15-20 साल पहले से है। वो देश के उप प्रधानमंत्री बने, उसके बाद में उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई। आज हमारा ये विषय नहीं, तो उम्र आज है 93 ईयर्स। आज इसका विषय नहीं है, इस पर बहुत लंबी बात हो सकती है। कांग्रेस में कई लोग इच्छा लिए दुनिया से चले गए, पीएम नहीं बन पाए, तो वो अलग मुद्दा है। मैं भी विषय से भटकना नहीं चाहता, मगर हमारी बीजेपी के साथी उधर जा रही है तो कम से कम हम रास्ते पर चलें। कांग्रेस भाजपा के साथी के लोग देखेंगे कि वो किस एंगल पर बात कर रही। खैर, चंद्रकर जी, मैंने जैसे पहले कहा कि अब काबिलियत इस बात पर है कि हम किसी को कैसे छील सकते हैं। समन्वय की, समानता की और थोड़ी सी सहजता की बातें कम है। एक दूसरे पर आरोप चस्पा करके लोग विजेता बनना चाहते हैं कि हम जीत गए, हमने इसको हरा दिया। कई बार राजनीति में थोड़ी सी सहिष्णुता की जरूरत भी होती है। किसी का आरोप है तो सुन लीजिए, आप अपनी बात करें, जनता तय करेगी आपके बारे में कि आप ठीक बोल रहे हैं कि दूसरा ठीक बोल रहा है। तो चलिए, लेकिन समय के साथ लोगों को ज़्यादा परिपक्वता भी आती है। आपकी अंतिम टिप्पणी अजय जी इस पूरे मामले में, क्योंकि कार्यक्रम समापन की तरफ है। जी, आदरणीय राघवन जी, आज के राजनीति में मूल्य की राजनीति करने वाले बहुत ही कम राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। नहीं, अब तो बातें करने वाले भी नहीं बचे। डॉक्टर चरणदास महंत जी सदैव दिखाई दिए। जी, तो डॉक्टर महंत जी इतने भोले हैं, इतने सरल इंसान हैं कि जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के कैबिनेट में वो मंत्री होते थे और कोई ज्योतिषी बोल दिए थे कि यहाँ खनन किया जाए तो गोल्ड मिल जाएगा, उसको भी एक्सेप्ट करके प्रयास किए। इस तरह का व्यक्तित्व, सरल व्यक्तित्व, ग्रेट पर्सनालिटी, नो ईगोलेस, ये पर्सनालिटी है डॉक्टर महंत जी का। बिल्कुल। तो हम कह सकते हैं कि कांग्रेस हो या बीजेपी, चरणदास महंत जैसे लीडर कम है। दोनों पार्टियों की हम बात करें, इसलिए कुछ लोग होते हैं जो विवादों से परे होते हैं,
जिनके चलते आरोप प्रत्यारोप से बचना चाहिए। तीनों मेहमानों का मैं इसलिए धन्यवाद करूंगा कि हमने आज इस पर इसलिए चर्चा की क्योंकि उन्होंने अंतिम इच्छा जैसा शब्द जोड़ा था। इच्छा सबकी होती है, लेकिन अगर कोई ये कहे कि मेरी आखिरी इच्छा है तो फिर वो चर्चा का मुद्दा बन जाता है। इसलिए हमने चरणदास महंत के इस शब्द पर चर्चा की कि उनकी अंतिम इच्छा है कि वो राज्यसभा में जाए। ये तो कांग्रेस हाईकमान तय करेगा कि वो जाए कि ना जाए। अभी विधानसभा के अध्यक्ष है, तो कुल मिलाकर देखना होगा आने वाले दिनों में कि कांग्रेस उनकी अंतिम इच्छा को कितना सम्मान करती है और कितना पूरा करती है। तो गुहार छत्तीसगढ़ में आज सिर्फ इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND 24।